नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक किताब की जो 1.25 अरब से भी ज्यादा भारतीयों की जिंदगी की बुनियाद है। भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश की, हम सबकी आत्मा है। जरा सोचिए, एक ऐसी रूल बुक जो 1.4 अरब लोगों के सपनों, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को एक धागे में पिरोती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, और यही असाधारण दस्तावेज है हमारा संविधान। तो सवाल उठता है, आखिर ये संविधान है क्या? क्या ये सिर्फ कानूनों का एक मोटा सा बंडल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं का दस्तावेज। मतलब ये वो किताब है जो बताती है कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। इसके 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स देश कैसे चलेगा से लेकर एक आम नागरिक के अधिकार क्या हैं, सबका खाका खींचते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम संविधान के 5 सबसे जरूरी हिस्सों को टटोलेंगे। देखेंगे कि हमें क्या अधिकार मिले हैं, सरकार को क्या करना है, ये पूरा देश चलता कैसे है, और सबसे जरूरी वो कौन सा सिस्टम है जो पावर के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के दिल से, वो हिस्सा जो सीधा हम सबसे जुड़ा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वो गारंटियां है जो संविधान हर एक भारतीय को देता है, बिना किसी भेदभाव के। अब इन अधिकारों की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छे अच्छे वादे नहीं हैं जो कागज पर लिख दिए गए हों। अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। इसीलिए तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं ये अधिकार? देखिए, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। छुआछूत जैसी भयानक प्रथा का तो पूरी तरह से अंत कर दिया गया। और हां, बोलने की आज़ादी और अपने धर्म को मानने की आज़ादी, सच कहें तो यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। लेकिन एक सवाल, क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है? जी नहीं। एक बहुत सीधी सी बात है, किसी की आज़ादी वहीं खत्म होती है जहां से किसी और की शुरू होती है ना? इसी को संविधान की भाषा में कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब बोलने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप नफरत फैलाएं, और कहीं भी आने जाने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्टिकल की जिसे शायद संविधान का सबसे पावरफुल आर्टिकल माना जाता है, आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ। और इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। हमारी अदालतों ने इसकी व्याख्या इतनी बड़ी कर दी है कि इसमें साफ सुथरा पर्यावरण, प्राइवेसी का अधिकार, यहां तक कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार, ये सब शामिल हो गया है। यही तो दिखाता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, पर अगर कोई इन्हें माने ही नहीं तब क्या? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 32 की। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के दरवाजे खोलती है। ये वो पावर है जो हर नागरिक को सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देती है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। तो ये तो हुई नागरिकों के अधिकारों की बात। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा सिक्के को पलट कर देखते हैं कि संविधान सरकार को क्या करने के लिए कहता है और हम नागरिकों से क्या उम्मीद रखता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स वो लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब वो सरकार से लिए जा सकते हैं कोर्ट के जरिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये एक तरह से सरकार के लिए मॉरल गाइडलाइंस हैं, एक टू डू लिस्ट की तरह। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगी, पर इनको लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते क्या हैं? ये एक विजन देते हैं कि भारत को कैसा देश बनना है। एक ऐसा देश जहां पंचायतें मजबूत हों, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे और हम दुनिया में शांति को बढ़ावा दें। और हां, इसी में आता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिस पर हमेशा से ही काफी बहस होती रही है। तो देखिए, एक तरफ हो गए हमारे अधिकार, दूसरी तरफ सरकार के लिए लक्ष्य। लेकिन इस कहानी में एक तीसरा एंगल भी है, और वो है हम नागरिक। इसीलिए बाद में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। ये हमें याद दिलाते हैं कि राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जैसे अपने तिरंगे का सम्मान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और आपस में भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, राइट्स, ड्यूटीज सब समझ लिया, पर यह सब करवाएगा कौन? देश चलाएगा कौन?
तो चलिए अब सीधे चलते हैं देश के इंजन रूम में और देखते हैं कि सरकार की ये विशाल मशीनरी काम कैसे करती है। और यहाँ पे एक छोटी सी मज़ेदार सी ट्रिक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारी संसद के स्ट्रक्चर को याद रखने का एक आसान सा शब्द है सरला। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स से संसद आर्टिकल 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ला से लोकसभा आर्टिकल 81। सरला 79, 80, 81 है ना कमाल की ट्रिक? अब इस पूरी मशीनरी के हेड कौन है? वो हैं भारत के राष्ट्रपति। वो हमारे देश के प्रमुख हैं। उनके पास कुछ बहुत खास पावर्स हैं, जैसे किसी की सजा माफ करने की पावर या फिर अध्यादेश जारी करने की पावर। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वो टेम्पररी कानून बना सकते हैं। और हाँ, उन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। यहाँ एक और मजेदार चीज देखिए। अभी हमने बात की राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर की, आर्टिकल 123। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, 1, 2, 3। इनको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो बनता है 213। और आर्टिकल 213 है गवर्नर यानी राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो ठीक है, सरकार की मशीनरी है, वो काम कर रही है, पर क्या होगा अगर ये मशीनरी खुद ही रास्ता भटक जाए या देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए? तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में बात करते हैं संविधान के गार्डियंस और सेफ्टी वैल्व्स की। तो कौन है इस पूरे सिस्टम का गार्डियन? वो है हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है। मतलब जब भी संविधान के किसी शब्द या लाइन के मतलब पर बहस होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही फाइनल होता है। हमारा संविधान सिर्फ नॉर्मल दिनों के लिए नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल हालात के लिए भी तैयार है। और यहीं पर आता है आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी। ये केंद्र सरकार को युद्ध या किसी बड़े सशस्त्र विद्रोह के समय नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर देता है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रोविजन है, क्योंकि इसके लागू होते ही हमारे कई फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं। देखिए, कोई भी किताब हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। वक्त बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें एक रास्ता छोड़ा, आर्टिकल 368। ये पार्लियामेंट को संविधान में बदलाव करने यानी अमेंडमेंट करने की पावर देता है। और यही वो चीज़ है जो हमारे संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाती है। तो आखिर में अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? यही कि भारत का संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। ये हम सबका एक कॉमन ड्रीम है, एक बेहतर भारत बनाने का। तो चलिए इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने कहा कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज। तो जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस किताब का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।